एज अटेम्प्ट बराबर नहीं होते जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें सेकेंड पोर्शन जो है जीएस पेपर 1 में वो करंट अफेयर्स का रहता है। ठीक है, तो आज हम लोग एक ओवरव्यू लेते हैं कि कौन कौन सी टॉपिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, आप लोग भी अपने तरफ से भी कुछ टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट आपको लगे उसको आप तैयार कर सकते हैं। कैसे टॉपिक्स को छांटना उस पर भी हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा आज एक दो टॉपिक हम लोग थोड़ा डिस्कस करके भी देखेंगे कि हम लोगों का अप्रोच क्या हो सकता है। जिनको कुछ नहीं आता है उनके लिए भी बहुत कुछ यहाँ मिलेगा। ठीक है, जो पहले लिख चुके हैं उनको भी कुछ ना कुछ थोड़ा विशेष आइडिया मिलेगा। ठीक है, उसके बाद सेक्शन थर्ड जो है आप लोगों का आइडिया होगा वो स्टैट का है, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। वो किसी दिन और करेंगे। फिर जीएस पेपर 2 में आपका अभी चल ही रहा है पॉलिटिक्स का। ठीक है, तो अभी बस आप लोग देखते जाइएगा। ठीक है, कुछ चीजें इसमें ऐड करेंगे, अभी कुछ ज्यादा लिखा नहीं गया है इसमें, बाकी और विशेष आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले समझिए कि जो जीएस पेपर 2 होता है करंट अफेयर्स का, आप लोग पीवाईक्यू एनालिसिस कीजिएगा तो इसमें समझ में आएगा कि आपको कम से कम जो लास्ट मेंस हो रखा है, ठीक है, उसके बाद से जो भी करंट इश्यूज आए हुए हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, देखिए अभी आप लोग नहीं भी लिखेंगे ना, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कुछ लोग लिख रहे हैं तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ लिखने वाला नहीं है, ये आपको मिल भी जाएगा, ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ बात करते हैं। ठीक है ना, तो ये समझिए इस बात को कि जो 69th के बाद जो एग्जाम हुआ है उसके बाद से एक साल के अंदर जो भी करंट इश्यूज रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे वो सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेशनल लेवल पे जो हुआ है उसमें आप गौर करेंगे पीवाईक्यू में तो दो प्रकृति के क्वेश्चंस रहते हैं। एक होता है जो भी इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस है उससे जुड़ा हुआ सवाल रहता है। ठीक है, जैसे इंपॉर्टेंट में आप गौर कीजिएगा कि यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हुआ सवाल है। ठीक है, फिर ब्रिक्स है, G20 है, G7 है, जो भी उस साल चर्चा में रहता है और भारत उसका स्टेक होल्डर है, या फिर उसमें कुछ विशेष हो रखा है इस बार जिस जो भारत को प्रभावित करने वाला है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा घुमाता फिराता नहीं, आप सिंपली प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एक तो ये हो गया। दूसरा हो जाता है भारत का विभिन्न देशों के साथ जो है बायलैटरल रिलेशंस है। ठीक है, तो वैसा कोई देश जो हाल फिलहाल में एक साल के अंदर जो है जहां प्रधानमंत्री राष्ट्रपति या हमारे मिनिस्टर्स उनका विजिट होता है या वहां के कोई इंपॉर्टेंट नेता भारत आते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये दो देशों के बीच का जो रिलेशन है ना वो फिर से एक चर्चा का विषय बन जाता है। ठीक है, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम लोग बायलैटरल रिलेशंस को भी देखेंगे। ठीक है, ये दो टॉपिक हो गया। बायलैटरल रिलेशन को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी दो देशों के बीच जो रिलेशन बनता है, भारत किन किन प्रमुख जो कहते हैं क्या क्या प्रमुख बिंदु है जिसके आधार पे भारत जो है किसी देश के साथ रिलेशन बनाता है ना। ऐतिहासिक तौर पर आप गौर करेंगे, आप लोगों को आइडिया भी होगा कि हमारा जो विदेश नीति है अगर आप उसको सूक्ष्मता के साथ उसका विश्लेषण करेंगे, ठीक है, तो आप पाएंगे कि 1947 के बाद या उससे पहले ही अगर कहें तो जवाहरलाल नेहरू के टाइम से ही जो है जो एक विदेश नीति की परंपरा चली है, कहीं ना कहीं हमारे जितने भी प्रधानमंत्री या हमारे जितने भी देश के अध्यक्ष हुए हैं वो उसी रास्ते को अपनाते हैं। ठीक है, उसमें मेन मेन कौन कौन सा आता है, तो पंचशील है, नॉन अलाइंड है कि नहीं। डेमोक्रेसी जो है भारत का, तो भारत गौर कीजिएगा कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उनके साथ भारत का एक अलग रहता है ना उनका रिलेशन। तो इस तरीके से पहले देखेंगे हमारे जो विदेश नीति है उसका बेस क्या क्या है। पंचशील हो गया, नॉन अलाइंड हो गया, डॉक्ट्रिन उसका है गुजराल की डॉक्ट्रिन है, या फिर ब्रदरहुड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। ठीक है, लुक ईस्ट एक्ट वेस्ट, इस तरीके का जो पॉलिसी है इन सब को देखेंगे। पहले हम लोग ये विदेश नीति पे चर्चा करेंगे, फिर अलग अलग देशों के साथ जो रिलेशन रहा है, जैसे गौर कीजिएगा कि इस बार प्रधानमंत्री की यूक्रेन में यात्रा हुई है। ठीक है, 45 वर्षों के बाद कोई प्रधानमंत्री यूक्रेन की तरफ गए, या पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो यूक्रेन गए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आप गौर करेंगे कि बांग्लादेश के साथ भारत का जो रिलेशन है वो काफी चर्चा में रहा है। एक तो शेख हसीना भारत आई थी उसकी वजह से, और बाद में क्या हुआ है कि वहां पे सत्ता परिवर्तन हो गया है। ठीक है, इंग्लिश में इसको कू कहते हैं, तो ये हो गया है, उसके कारण भारत पे क्या क्या असर पड़ सकता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और मेरा मानना है कि ये निश्चित है कि आपको ये क्वेश्चन मिल ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद और गौर कीजिएगा तो प्रधानमंत्री जो है वो क्वाड के लिए गए हुए, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए गए हुए हैं, जिसमें G20 के लिए गए थे, क्वाड के लिए गए थे, इस बार आसियान के लिए गए हुए थे।
है ना। बताइए आसियान के लिए कहाँ गए हुए थे? लाओस। लाओस, वियतनाम। बिल्कुल बिल्कुल। लाओस। अब देखिए जब वियतनाम वहां में। गए थे, जी जी, तो आप गौर कीजिएगा कि लाओस तो गए थे, लेकिन इसके अलावा सिंगापुर गए हैं। सिंगापुर से पहले देखिए एक देश की यात्रा पे पहली बार गए हैं, कौन सा देश था वो बताइए? सिंगापुर, ब्रुनई। ब्रुनई। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो पहली बार वहां गए हैं, तो ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब हम लोग बायलैटरल रिलेशंस देखेंगे तो इन सब चीजों पे ध्यान देंगे। इसके अलावा आप गौर करेंगे कि इस बार हमारी राष्ट्रपति हैं, वो भी कई देशों की यात्रा पर निकली थी, ठीक है, जो ज्यादा चर्चा में नहीं रहता है, लेकिन यहाँ से भी प्रश्न बनने अफ्रीका की के देश संभावना, गए थे। बिल्कुल, है ना। तो इसका भी हम लोग चर्चा करेंगे। 2 बार ये निकली हैं अलग अलग देशों की यात्रा पे, ठीक है, तो इसका चर्चा करेंगे। ठीक है, ये हो गया नेशनल इवेंट, सॉरी इंटरनेशनल इवेंट। इसके अलावा इंटरनेशनल में आप कुछ चीजें पारंपरिक तौर पे चली आ रही हैं, जैसे यूएनओ में भारत की जो स्थायी प्रतिनिधित्व है उसके लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, या फिर इस तरीके से पूछ देगा कि भारत जो है क्या अब उसमें स्थायी जो मेंबरशिप है उसको प्राप्त करने का हकदार है कि नहीं, तो आप इसके लिए दलील अपना रखेंगे। ठीक है, ये कॉन्वेंशनल आप गौर करेंगे कि पहले इस तरह का सवाल हर दूसरे तीसरे वर्ष पूछ ही देता था, तो हम लोग इसके लिए भी तैयार होके जाएंगे। ठीक है, ये हो गया इंटरनेशनल में। इसके बाद इंटरनेशनल में कुछ इवेंट्स भी चर्चा में रहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हमास इजराइल वॉर है, भारत बांग्लादेश, इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक, अभी देखिए कैलिफोर्निया में जो आग लग गया था, ठीक है, ये भी काफी चर्चा में रहा है। इससे पहले आप याद करेंगे कि एक बार ऑस्ट्रेलिया में आग लग गया था, तो उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया था, है कि नहीं। तो इस बार जो है, जी, तो इस बार जो है हमको ये कैलिफोर्निया का जो आग वाला सिचुएशन हो गया है उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके अलावा भारत चीन जो है ये हमेशा चर्चा में रहता है, इसको देखेंगे। क्वाड देखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेशनल इवेंट्स में आइएगा तो एक साल के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट घटनाक्रम रहे हैं उन सबको आपको देखना होगा। जैसे आप गौर कीजिए तो पॉलिटी में चले जाइएगा तो वक्फ बोर्ड है, 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। बताइए किससे जुड़ा हुआ है 129th? सर बैडमिंटन चुनाव चुनाव। एक देश एक चुनाव से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और 128 बताइए किससे जुड़ा हुआ है? बिल्कुल, विमेन रिजर्वेशन से। आप गौर कीजिएगा कि विमेन रिजर्वेशन जब लास्ट ईयर आया था 2023 में, तो उससे जुड़ा हुआ आपको निबंध पूछ दिया था, है कि नहीं। महिला सशक्तिकरण, उसका राजनीतिकरण, ठीक है। तो सर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है या कॉन्स्टिट्यूशन बिल है सर? ये सर बिल है, बिल है, बिल्कुल। सब बिल होगा सर। बिल्कुल, बिल्कुल बिल के बारे में बात कर रहे हैं ना, एक्ट 2106 के आसपास होगा। ठीक है, हम लोग बिल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप गौर कीजिए इस बार जो लास्ट ईयर बजट आया था उसमें राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा चर्चा में रहा था। फिर न्याय संहिता जो है, इससे संभावनाएं हैं प्रश्न बनने की, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इन सबको हम लोगों को तैयार करना होगा, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे जैसे कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव हुआ था, है ना, इस साल, उसको हम लोग देखेंगे। मिशन दिव्यास्त्र चर्चा में रहा है। उसके बाद आप गौर करिएगा कि इस साल जो है नेट के का पेपर लीक का समस्या भी चर्चा में रहा था। बिहार में भी अभी देखिए हमारा बीपीएससी का एग्जाम इसी में फंसा हुआ है, तो ये पेपर लीक की समस्या पे भी एक जो है मिला जुला हमारे पास कुछ होना चाहिए कंटेंट, ठीक है। उसके बाद चुनावी बॉन्ड ये चर्चा में रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर इलेक्शन था, उससे पहले ये चर्चा में आया था, इसको आप लोग देखेंगे। फिर आप गौर कीजिएगा स्पेस टेक्नोलॉजी में चंद्रयान, फिर गगनयान हो गया। उसके बाद आप गौर कीजिएगा कि ये वीनस ऑर्बिटर मिशन हो गया, ठीक है। उसके बाद भारत अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है। तो आप गौर कीजिए कि साइंस एंड टेक का जो पोर्शन है, जीएस पेपर 2 का जो लास्ट सेक्शन होता है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस में ये सारी चीजें पूछने की संभावना रहती है, ठीक है, तो उसको देखिएगा। इसके अलावा रोहमी रॉकेट बनाया गया है, अग्निकुल के द्वारा जो है एक 3D प्रिंटेड रॉकेट तैयार किया गया था। यानी स्पेस टेक्नोलॉजी में प्राइवेट सेक्टर का क्या किस तरीके से एंट्री हो रहा है या उसका क्या योगदान हो सकता है, इसको भी आपको तैयार करना होगा, ठीक है। उसके बाद अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में मैंने बात कर ही लिया है, ठीक है। तो यही मिला जुला के, इसके अलावा आप लोग अपने स्तर पे भी जो है जो भी करंट इश्यूज लगते हैं आपको इंपॉर्टेंट, वो आप लोग भी अपनी तरफ से भी कुछ तैयार करके रखिएगा, ठीक है। बाकी इसका एक प्रॉपर लिस्ट जो है आपको जल्दी ही मैनेजमेंट की तरफ से मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग जो है किसी टॉपिक पे बात करते हैं, और टॉपिक पे पूरी तरीके से बात नहीं करेंगे, बल्कि एक एक पैटर्न जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एक अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। कोई भी प्रश्न आए इंटरनेशनल रिलेशन में
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ, तो उसको किस तरीके से डील कर सकते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ओके। तो आज जो है ब्रिक्स पे चर्चा करते हैं हम लोग। ब्रिक्स के बारे में आप लोगों को पता होगा, ये कितने देशों का संगठन है बताइए? अभी तो 9 देश है सर। 10 ठीक है, 10 हो गया सर। इंडोनेशिया 10 देश है अभी। इंडोनेशिया जुड़ा है लास्ट। ठीक, ओके, ठीक है। तो अभी हाल में जो है समझिए कि अभी जो है 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है, ठीक है, और ये आपको कजान में हुआ था। ठीक है, कजान कहाँ है? ब्राजील में, सॉरी रशिया में, रशिया में, ठीक है। तो रशिया के कजान में जो है 16th ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ है, और वहां पे कजान घोषणा पत्र साइन हुआ है। तो सिंपली है कि जिस भी जगह पे आयोजन किया जाता है सम्मेलन का, उसी के नाम पर जो है घोषणा पत्र रखा जाता है। जो इम्पोर्टेंट डिस्कशंस होते हैं उस समिट में, उसको एक फ्रेम करके और उसी को घोषणा कर दिया जाता है। ठीक है, अब सोचिए, अब मैं एक जनरलाइज बातें कर रहा हूँ, ठीक है। आप हर एक सम्मेलन की बात कीजिए, चाहे आप G20 की बात कर लीजिए, ब्रिक्स की बात कर लीजिए, इसके अलावा G7 की बात कर लीजिए, I2U2 बात कर लीजिए, क्वाड की बात कर लीजिए, कोई भी सम्मेलन ले लीजिए, ठीक है। एक जनरलाइज बात करते हैं। हमें ये बताइए कि अगर आज की दुनिया में विश्व के बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स जो है, ठीक है, वैश्विक नेता जब एक जगह इकट्ठे होंगे, तो क्या बिंदु हो सकता है जिसपे वो लोग आपस में बात करेंगे? ठीक है, अभी प्रेजेंट वर्ल्ड में जो भी समस्याएं हैं उस पर ही बात करेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये मीटिंग जो है किस प्रकार की कंट्रीज के द्वारा किया जा रहा है। मतलब जैसे ब्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ब्रिक्स आप गौर करेंगे कि ये डेवलपिंग नेशंस का समिट है कि नहीं? ब्रिक्स में कितने जो देश जुड़े हुए हैं वो डेवलपिंग नेशन है। वहीं अगर जब G7 वाले लोग बात करेंगे तो वो सब डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो वो बात करेंगे वैश्विक लेवल पे, तो वो एक अलग पैटर्न पे बात वही सब करेंगे, लेकिन थोड़ा उनका अपना हित जुड़ा होगा उसमें। वहीं ब्रिक्स वाले जब बात करेंगे तो वो भी बात मिला जुला के सेम ही करेंगे, लेकिन इसमें इनका अपना हित जुड़ा होगा। वहीं ग्लोबल साउथ के अगर सब लीडर्स आपस में बात करेंगे तो मिला जुला के बात वो सेम ही करेंगे, लेकिन उसमें इनका अपना हित छुपा हुआ होगा। समझ रहे हैं आप? तो बात ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, बस उसमें हल्का फुल्का चेंज होगा, उसको ही समझना है। ठीक है, अब हम लोग एक जनरलाइज वे में बात करते हैं। हमें ये बताएं कि आज के दुनिया में अगर जो लीडर्स अगर मिलते हैं तो किन किन मुद्दों पे बात हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट, एनवायरमेंट, इकोनॉमिकल, डिफेंस, जलवायु परिवर्तन, ट्रेड एंड फाइनेंस। एक मिनट, रोल की म्यूट कर लिया करें आप लोग। बिल्कुल म्यूट कर ले है ना, अभी हम लोग करेंगे इस पे बात। ग्लोबल उसके बाद ऊर्जा। फिर सबसे बड़ा मुद्दा अब डी-डॉलराइजेशन का चल रहा है सर। डी-डॉलराइजेशन, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, है ना। तो मिला जुला के कहने की बात है कि जितने भी बिंदुओं पे आपने अभी बात की है, ठीक है, उन सबों को क्या करना है, डायरेक्ट उसको नहीं लिख देना है। अगर जब आप लोग शॉर्ट में नोट्स भी कहीं बना रहे हैं तो आप क्या कीजिए कि उन सब बातों को अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड कर लीजिए। जैसे अगर इकोनॉमी की बात करें, ठीक है, अर्थव्यवस्था में, तो क्या क्या बातें हो सकती हैं, जरा इस पे सिर्फ इकोनॉमी पे चर्चा कीजिए। तो इकोनॉमी में क्या क्या बातें हो सकती हैं, अभी ये बताए थे डी डॉलराइजेशन के बारे में, है ना। सप्लाई चेन, ट्रेड, सप्लाई, डिवैल्यूएशन ऑफ धीरे करेंसी, धीरे, है ना, आराम आराम से, ठीक है, आराम आराम से। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, FTA, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, कॉमन करेंसी, सर कॉमन करेंसी, ठीक है, जो बोलेंगे ना हैंड प्रेस करेंगे, एक एक करके समय दिया जाएगा। लॉजिस्टिक, ठीक है, हम लोग ना एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, हैंड रेज के बाद कॉम्प्रेशन एग्रीमेंट, ठीक है, हम लोग एक एक करके बात करते हैं, जिनको भी कहना हो। ठीक है, हम लोग अभी इकोनॉमिक जो मैटर्स हैं, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे उस पर बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको इन पॉइंट्स के अलावा भी कोई पॉइंट नजर आ रहा है तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग उस तरीके से क्या बता रहे हैं, लॉजिस्टिक इशू, लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम उसको कन्विंसिंग बनाना। ठीक है, तो वो मिला जुला के उस सप्लाई चेन से ही जुड़ा हुआ है ना। अब चैट में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल, चैट में लिखते चले जाएं। ट्रेड, ठीक है, ऐसे में क्लास ठीक है। डिस्टर्ब होता है, चैट में लिखते जाए। ठीक है, अब देखिए इकोनॉमी में आपको इतना मुद्दा मिल गया, ठीक है, लेकिन हमें ये बताएं आप, ठीक है, कि क्या अमेरिका अगर किसी ग्रुप में घुसा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या डॉलर की स्थिति को कमजोर होने देना चाहेगा क्या?
ठीक है, तो हमें ये बताएं कि अगर आप ब्रिक्स समिट की अगर बात करेंगे तो क्या आप उसमें डॉलर की स्थिति पे बात करेंगे क्या? उसमें हम लोग उल्टा बात करेंगे, है ना। वहां हम लोग क्या बात करेंगे कि समूह के देशों ने मिलकर डॉलर के विकल्प के रूप में, है ना, एक कोई मुद्रा स्थापित करने की व्यवस्था की है या बात की है। ठीक है, अब वो क्या बात की हम लोग उस पर बात करेंगे बाद में। ठीक है, वो कौन सा मुद्रा है, ब्रिक्स पे, है ना, वो अलग बात है। लेकिन ये तो समझ में आ रहा है ना कि कहाँ पे हम लोग डॉलर को किस वे में यूज करेंगे, समझे, है कि नहीं। ठीक है ना। उसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग पे आ जाते हैं। ठीक है, अब हम एक बात बताइए, G7 वाले जो देश होंगे जो पहले से डेवलप हो चुके हैं, ठीक है, वो उनका ग्लोबल वार्मिंग को लेकर क्या नजरिया रहेगा। ठीक है, वो चाहेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाए, है ना। उसके लिए वो स्ट्रिक्ट प्रोविजंस बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहीं जो डेवलपिंग नेशंस हैं जो अभी विकास कर ही रहे हैं, वो स्ट्रिक्टली ग्लोबल वार्मिंग के लिए वो प्रोविजंस नहीं ला सकते, वो फेज आउट करेंगे, वो धीरे धीरे कोशिश करेंगे, है कि नहीं। तो जब आप ब्रिक्स में और या अलग अलग जैसे G7 के बारे में बात करेंगे तो वहां आपको ये फर्क समझना पड़ेगा, है ना। उसके बाद आतंकवाद को लेकर बात करेंगे तो आतंकवाद जो है पूरे विश्व का अभी समस्या बना हुआ है, तो सब कहीं ना कहीं चर्चा करेगा तो वो आतंकवाद के खात्मे का बात करेगा ही। ठीक है, उसके अलावा जो अभी वर्तमान में इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है, ठीक है, मिडिल ईस्ट में जो संघर्ष चल रहा है, इसके शांति के लिए बात करेगा। कोई देश ऐसा होगा या कोई संगठन ऐसा हो सकता है जो इस युद्ध को और बढ़ाने की बात करे, है ना। वो अंदर में अगर चाहता भी होगा लेकिन वैश्विक लेवल पर ऐसा बात नहीं कह सकता है। ठीक है, तो हमारे पास तीसरा मुद्दा भी है, ये संगठन वाले ये बात जरूर करेंगे, है कि नहीं। इसके बाद और क्या कहा जा सकता है, आप गौर कीजिए, अगर अमेरिका है तो अमेरिका अपना जो है आप गौर करेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले से या उसके बाद से जो दो धड़े में विश्व डिवाइड हुआ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका क्या हुआ, उसमें एक विनर के रूप में आया। जब यूएसएसआर ढल गया तो अमेरिका उसका विजेता हुआ, तो विश्व क्या हुआ, यूनिपोलर हो गया, है कि नहीं। लेकिन अब जैसे जैसे बाकी देशों की इकोनॉमी बढ़ी है तो अब दुनिया क्या हो रहा है। प्लीज आप म्यूट कर लेंगे, विनीता जी हैं कोई, ठीक है, ओके। तो बिल्कुल मल्टीलैटरल वर्ल्ड की तरफ जो है बाकी देश जाना चाहेंगे, तो क्या अमेरिका चाहेगा क्या मल्टीलैटरल दुनिया बने? अमेरिका तो नहीं चाहेगा, लेकिन बाकी अगर अमेरिका के अलावा संगठन में कोई देश होगा तो वो तो चाहेगा, यानी ब्रिक्स वाले बात करेंगे, ठीक है। लेकिन जिस संगठन में अमेरिका है वहां ये बात नहीं होगा, है ना। तो आप बताएं कि क्या क्वाड में ये बात हो सकता है ना, होगा, कम हो सकता है ना। लेकिन ब्रिक्स में ये बढ़ा चढ़ा के ये बातें होंगी, है कि नहीं। तो आप ये समझिए कि जो नए स्तर से लिखना शुरू कर रहे हैं, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है, वो पहले जनरलाइज चीजों को समझने का प्रयास कीजिए, है कि नहीं, कि दुनिया में भी चल क्या रहा है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे लिस्टिंग कर रहे हैं, उस तरीके से शाम में बैठिए, मतलब जब भी आपको समय मिलता है, और आप सोचने का कोशिश कीजिए। आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, दुनिया का आपको थोड़ा अंदाजा भी होगा कि अभी हाल फिलहाल में क्या चल रहा है। आप खुद से जो है अलग अलग इश्यूज तैयार कीजिए और फिर आप गौर कीजिए कि किस संगठन में क्या बातें हो सकती हैं। ठीक है, जैसे अगर भारत G7 देशों के साथ जाके अगर सम्मेलन करता है, अगर उसको G7 के साथ अगर इनविटेशन मिलता है, तो जब वहां जाएगा वो, तो चीन के प्रति संतुलन की बात करेगा, है कि नहीं। चीन के प्रति संतुलन मतलब क्या हुआ, उसको काउंटर बैलेंस करने का कोशिश करेगा, है कि नहीं। क्योंकि चीन जो है वो अमेरिका साथ ही साथ जो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लिए कहीं ना कहीं चुनौती के रूप में उभर के आया है कि नहीं। लेकिन वहीं अगर भारत SCO में या ब्रिक्स में जब बात करेगा तो वहां चीन के विरोध में बात नहीं कर सकता है, फिर उसको बात क्या करना पड़ेगा, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके विरोध में बात करना पड़ेगा, है कि नहीं। अब जब ये सब चीजें आप धीरे धीरे समझने लगेंगे तब आपको ये बात जान के आश्चर्य लगेगा कि ये भारत जो है वो कैसे इन सारे देशों के साथ एक समन्वय स्थापित करके चल रहा है ना। ये एकदम अद्भुत है। भारत का जो विदेश नीति है बिल्कुल अद्भुत है कि अमेरिका के साथ भी स्थिति बना के चलना चाह रहा है, चीन के साथ भी, रूस के साथ भी, जबकि ये सब बिल्कुल डायरेक्ट अपोजिट थॉट वाले कंट्रीज हैं, है कि नहीं। तो इसको अपने अपने लेवल पे भी आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, और जब ये समझ में आ जाएगा ना तो आप मेरा बात मान के चलिए कि जितना भी आपको ये ऑर्गेनाइजेशन वाला सवाल होगा
अगर आपको कभी लिखने में अगर दिक्कत आती है तो सबसे ज्यादा मजा भी आपको यही लिखने में आएगा, क्योंकि आपको मेन पॉइंट्स तो पहले से मिल चुका है ना, आपको ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। और इतना जब आप सोच लेंगे, इसके बाद हमारे क्लास के द्वारा, मैगजीन के द्वारा या न्यूज़पेपर के द्वारा, कोई आर्टिकल के द्वारा जब आप उसको समझेंगे तो आपको एग्जैक्ट कुछ विशेष पॉइंट मिल जाएगा, एकदम एग्जैक्ट कोई टर्मिनोलॉजी मिल जाएगी, कुछ कीवर्ड्स मिल जाएंगे। जब आप उसको उसमें इंक्लूड करेंगे तो आपका नंबर ऑटोमेटिक बूस्ट कर जाएगा। ठीक है, यानी आपको सारे पॉइंट्स रटने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजों को आप जनरलाइज वे में समझ के पहले तैयार कर लीजिए, उसके बाद कुछ कीवर्ड्स ऑटोमेटिक उस पर ऐड होते चले जाएंगे, कुछ हम बताएंगे, कुछ आप अपने तरफ से खोजेंगे। रुपेश सर क्लास लेंगे, उनका जब क्लास होगा करंट का तो बेहतरीन तरीके से वो भी रखते हैं ना, कार्तिकेयन सर जब लेते हैं तो उनका एकदम अलग अप्रोच होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब पढ़ेंगे तो आपका ऑटोमेटिक है कि आपका सारा मार्क्स जो है पहले जो आ रहा था उससे कहीं ना कहीं बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आया इतना चीज? ठीक है, संतुष्ट हुए हमारी बातों से, है कि नहीं? ओके यस सर। बिल्कुल, है ना। तो अब हम लोग क्या बात करेंगे, आज हम लोग सिर्फ ब्रिक्स पे बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात करेंगे एक पैटर्न समझने की। ये एग्जाम्पल लिया जा रहा है ब्रिक्स, है ना, और ब्रिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है, यहीं पे मैं आपको बाकी कुछ और भी नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, जैसे ब्रिक्स के अलावा यहाँ लिख लेते हैं G20। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं G20 के बाद बिल्कुल SCO ले सकते हैं। ठीक है, आसियान। नहीं, क्वाड ले लेते हैं हम। ठीक है, जान के हम क्वाड लेना चाह रहे हैं ताकि ब्रिक्स और क्वाड, है ना, एक बैलेंस बना के देख सके, है कि नहीं। G20 तो सर इसमें तो बहुत सारे देश हैं। G20 में अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हुआ है, तो अभी भी नाम उसका वही है। जी बिल्कुल, उसका नाम अभी G20 है। बिना ठीक है। हैंड रेज के सर परमिशन ना दें बोलने का, वो क्लास डिस्टर्ब होता है। जी सर बिल्कुल, है ना, प्लीज आप लोग, है ना, ध्यान रखें इस बात का, आपको कुछ भी कहना हो पहले हैंड रेज करें। ठीक है, फिर आपको सर परमिशन देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बस एक अप्रोच जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, फिर उसके बाद आपको अच्छे से इसका अलग अलग क्लास मिलेगा। सॉरी, QUAD। चलिए, अब अगर सोचने की बात है कि अगर ब्रिक्स के बारे में बात करेंगे और क्वाड के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ये डेवलपिंग नेशंस का एक यूनियन है और ये डेवलप्ड नेशंस का यूनियन है जिसमें भारत भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्वाड जो है, इसमें गौर कीजिएगा कि सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। ठीक है, यहाँ इन चारों जो देश है, चाहे US हो गया, जापान हो गया, भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब डेमोक्रेसी को एक पिलर के रूप में मान रहा है। लेकिन वहीं ब्रिक्स के कंट्रीज को ले लीजिए, क्या चीन में डेमोक्रेसी है क्या? है ना, रूस कहता है डेमोक्रेसी है, लेकिन वहां पे भी आप लोगों की स्थिति पता ही है कि नहीं। तो इस तरीके से आप गौर करेंगे कि जब आप इसका संबोधन, मतलब इसका जब भूमिका भी लिखेंगे तो यहीं पे जो है आप उस ऑर्गेनाइजेशन का, है ना, उसका क्या मतलब किस तरीके, उसकी प्रकृति कैसी है, उसको कहीं ना कहीं आप लिख सकते हैं। जैसे आप क्वाड का जब लिखेंगे तो उसमें आप ये लिख सकते हैं कि क्वाड जो है विश्व के 4 देशों का समूह है जो लोकतांत्रिक मूल्यों को, है ना, लेकर चलता है ना। एक आसान शब्द में ऐसा लिखा तो जा सकता है कि नहीं? क्या आप ब्रिक्स के लिए ये बात लिख सकते हैं क्या कि ब्रिक्स 10 देशों का समूह है जो लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर चलता है? ऐसा नहीं कहा जा सकता है। यहाँ ये कह सकते हैं कि ब्रिक्स जो है ये विश्व के 10, है ना, डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप है कि नहीं? इस तरीके से लिखा जा सकता है कि नहीं? तो आपको प्रकृति समझनी पड़ेगी। अब देखिए क्वाड जो है, क्वाड ये क्यों बनाया गया है, तब गौर करेंगे कि ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन, उसमें चीन को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, आप इस चीज को भी उसके भूमिका में यूज कर सकते हैं कि क्वाड जो है 4 डेमोक्रेटिक कंट्रीज का यूनियन है जो इंडो पैसिफिक रीजन में शांति बहाल करने के लिए या फिर अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, जो भी आपको वर्ड्स यूज याद आ रहे हो, उसके लिए बनाया गया है। लेकिन वहीं ब्रिक्स की बात करिएगा तो क्या ये ब्रिक्स पैसिफिक क्षेत्र में शांति बहाल के लिए बनाया गया है? बिल्कुल नहीं। आप ये यूज ही नहीं कर सकते। अगर आप इस प्रकृति को समझेंगे कि ब्रिक्स क्यों बनाया गया है, तो समझेंगे कि ये जो है ब्रिक्स, ठीक है, ये क्यों बनाया गया है, तो ये अमेरिका के प्रभुत्व को धीरे धीरे खत्म करने के लिए बनाया गया था, है ना। जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो आपस में अगर जुड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं अमेरिका का एक विकल्प के रूप में ये खड़े हो सकते हैं, इसके लिए इसको बनाया गया था। तो आप इन चीजों को यूज करेंगे, ठीक है, मतलब रटना नहीं है, बस चीजों को समझना है, ठीक है।
हल्का हल्का भी अगर जान गए उन चीजों के बारे में तो ऑटोमेटिक आप उसके लिए एक बेहतरीन भूमिका लिख सकते हैं और अच्छा आंसर वहीं से आ जाएगा। भूमिका में भी आपको बात नहीं बनाना पड़ेगा, आप सही सही चीजें ही लिखेंगे जो असलियत है उसका। ठीक है, अब क्वाड और ब्रिक्स का हम तुलना कर रहे थे, आप इनका प्रकृति समझ गए। अब जब भूमिका लिखेंगे तो वहीं पे आप अंत में एक लाइन लिख देंगे। अगर ब्रिक्स के बारे में लिखना होगा तो लिख देंगे ये कि हाल ही में ब्रिक्स का 16वां अधिवेशन रूस के शहर कजान में, है ना, हुआ था और वह समूह के देशों ने जिसके लिए कजान घोषणा पत्र पर अपनी सहमति जाहिर की। ठीक है, वहीं अगर आप क्वाड के बारे में बात कीजिएगा तो उसी में लास्ट में ये लाइन जोड़िएगा कि क्वाड देशों का छठा वार्षिक सम्मेलन जो है या द्विवार्षिक सम्मेलन ये अमेरिका के शहर विल्मिंगटन में हुआ था, है कि नहीं। तो इस तरीके से आपका भूमिका तैयार हो जाएगा। अब वही पर अगर आपको वर्ल्ड मैप बनाने का अगर थोड़ा भी प्रैक्टिस है, ठीक है, अगर वर्ल्ड मैप बनाने का प्रैक्टिस है तो आप मैप बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे क्वाड है, ठीक है, तो क्वाड के लिए लोग बहुत सारा पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, क्वाड में आपको पता है कि सिंपल 4 देश है, तो इस तरीके से सिंपली 4 देश बना सकते हैं। इधर जापान, इधर ऑस्ट्रेलिया, इधर यूएस और इधर भारत दिखा सकते हैं। लेकिन बेस्ट तो ये होगा कि अगर आपको वर्ल्ड का मैप बनाने आता हो, ठीक है, मैं आपको वर्ल्ड का मैप बनाना भी समझा दूंगा, सिखा दूंगा। ठीक है, बहुत लोगों को आता भी होगा लेकिन वर्ल्ड का मैप भी बनाना आप लोगों को आना चाहिए। वहीं अगर ब्रिक्स की बात करेंगे तो वो भूमिका देने के बाद ब्रिक्स कंट्रीज का आप वर्ल्ड का मैप जैसे ही बना देंगे, ठीक है, तो आपको क्या होगा, वही बोनस मिलेगा इन चीजों से। ठीक है ना, तुरंत आप ब्रिक्स का मैप बना दीजिए। ये दूसरा पहलू हो गया। मैप बनाने के बाद उसमें आप कंट्रीज दर्शा भी दें। और देखिए तीसरा चीज क्या करना है, अब वहां पे आपको पॉइंट में लिखते हैं तो पॉइंट में, और नहीं तो अगर आप शब्दों में लिख रहे हैं, पैराग्राफ में लिख रहे हैं, तो आप उसमें लिखेंगे कि अगर ब्रिक्स पे लिख रहे हैं तो लिखेंगे कि ब्रिक्स की वर्तमान प्रासंगिकता या क्या हो रहा है ये, हेलो, हाँ सर आ रहा है आवाज आ रही है? स्क्रीन स्क्रीन चला गया सर। कौन कर रहे थे ये? अभी कोई रवि करके हैं, बताइए क्या जरूरत है इन चीजों को? कौन है? बोलिए, उसको ब्लॉक कर देते हैं पूरी तरीके से। देख नहीं पाया ये कौन थे? क्या कोई स्क्रीन शेयर कर रहा था क्या? जी जी बिल्कुल जी सर, ठीक है। परमानेंट ब्लॉक हो जाएंगे एक बार में। तो ध्यान रखें इन चीजों का, है ना, कंटिन्यूटी टूटता है ना, फ्लो चला जाता है। ओके, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो आप जब पैराग्राफ में लिख रहे हैं या पॉइंट में लिख रहे हैं तो आपका भूमिका फिर मैप आ जाएगा। मैप के बाद आप क्या बात करेंगे, उसकी प्रासंगिकता, उसका महत्व दर्शाएंगे। ठीक है, और महत्व कैसे दिखेगा, आप कुछ आंकड़े प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा कि ब्रिक्स आज के समय में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्वाड आज के समय में क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो आंकड़ा क्या होगा, वो 4 आयामों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस, महत्व जो भी लिखना होगा आपको वो लिख दीजिएगा। ठीक है, और इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें क्या क्या दिखाना है, तो उसमें जो वर्तमान आंकड़े हैं, ठीक है, ब्रिक्स का क्या अभी स्टेक है वर्ल्ड में, उसको आपको दिखाना है। ठीक है, जैसे अगर आप ब्रिक्स की बात करेंगे, ठीक है, तो ब्रिक्स बताइए इसके बारे में, अगर कोई आंकड़ा पता है आपको तो बताइए। जीडीपी का कितना ये वैल्यू रख रहा है? 24% सर, जीडीपी का 24%, 35%, जनसंख्या का 41%। 42। ठीक है, अब ये हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग जीडीपी देख लेते हैं, पॉपुलेशन देख लेते हैं, एरिया देख लेते हैं, ठीक है, और वर्ल्ड ट्रेड देख लेते हैं। ठीक है, अब हर जो भी संगठन बनाएंगे, हर संगठन का कहीं ना कहीं कोई ना कोई आंकड़ा ये जरूर होगा। ठीक है, इसके अलावा 5वां पहलू आप ये जोड़ सकते हैं, अगर आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो 5वां पहलू भी जुड़ जाएगा। इसमें आप ये जोड़ सकते हैं कार्बन इमिशन। ठीक है, ठीक है, कार्बन इमिशन, समझ गए? तो इस तरीके से 5, और ये आपको आंकड़ा मिल जाएगा बहुत आसानी से, हर जगह ये दिया हुआ रहता है मैगजीन में, बाकी हमारी तरफ से भी दिया जाएगा। तो जैसे ही महत्व दिखाना होगा तो ये 5 चीजों पे आप इसका महत्व बताएंगे। ठीक है, जीडीपी, एरिया, पॉपुलेशन, ट्रेड, फिर कार्बन इमिशन भी अगर मिल जाता है तो ठीक है। अगर जैसे आलोचनात्मक क्वेश्चन है ना, आलोचना अगर करनी है आपको, तब तो ये कार्बन इमिशन मस्ट है ना, बिल्कुल दे दें वहीं पे। ठीक है, और अगर आलोचना नहीं है तब आप अगर नहीं भी देते हैं चलेगा, लेकिन ये बोनस है, महत्व दिखाने के लिए तो दिया ही जा सकता है। ठीक है, ये हो गया।
इतना देने के बाद अब आता है हमारा, ये हर जगह आपको डालना है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा अगला पैराग्राफ, अगला फ्रेज आएगा जो क्वेश्चन के हिसाब से होगा। अब क्वेश्चन में हो सकता है कि किसी भी संगठन का बैकग्राउंड पूछा गया हो, ठीक है, या हो सकता है उसका कुछ उपलब्धि रहा हो वो पूछा गया हो, है कि नहीं, या ये पूछा गया हो कि हाल में जो समिट हुआ है उसमें किन किन मुद्दों पे बात हुई है, ये पूछा गया हो, या ये पूछा जा सकता है कि इस समिट से भारत को क्या फायदा हो सकता है, या ये पूछा गया हो कि भारत क्या क्या फायदा उठा सकता है ब्रिक्स से या G20 से या क्वाड से, है ना। तो यही कुछ पहलू है जिससे सवाल बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन हर जगह आपको शुरुआत तो इसी से करना होगा, है कि नहीं। शुरू में आप ये सारी चीजें दे देते हैं तो आपका जो है यहीं पे 8-10 नंबर के लिए तो आप, है ना, तैयार हो गए, यहाँ से 10 नंबर मिल जाएगा आराम से। अब यहाँ से आप बात करना शुरू करेंगे, ठीक है। अगर आपको पृष्ठभूमि पूछती है, ठीक है, जैसे ब्रिक्स के अगर पृष्ठभूमि की बात करें, बैकग्राउंड की बात करें, क्या बात करेंगे, बात ये कर सकते हैं कि ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओनील ने 2001 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन की उभरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए ब्रिक्स शब्द का नाम यूज किया था, ठीक है ना। ये आप नाम यूज कर सकते हैं। उनका अर्थशास्त्री का नाम क्या था, जिम ओनील। साल कौन सा था, 2001। जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको ये पूरा नाम नहीं लिखना है, आप सीधा क्या लिखेंगे, पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड लिखे वहां पे नोट्स में आप लिख दीजिएगा। पहला वर्ड क्या लिखेंगे, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। दूसरा वर्ड क्या लिखेंगे, 2001, या वहां पे नाम लिख दीजिए ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट का 2001। और उसके द्वारा जो है 4 देश, उसके एक्रोनिम्स को यूज करके ब्रिक्स नाम दिया गया था, ठीक है। उसके बाद अगला क्या हुआ, 2006 में ब्रिक्स का औपचारिक गठन होता है, ठीक है। कहाँ होता है, पिट्सबर्ग, रूस में। 2006 के पिट्सबर्ग में ब्रिक्स का जो है औपचारिक गठन होता है। अगला पॉइंट क्या देंगे, 2009 में यकातेनबर्ग में जो है पहला शिखर सम्मेलन होता है ब्रिक्स का, ठीक है। फिर 2010 में क्या होता है, 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल होता है। फिर 2014 में क्या होता है, तो 2014 में ब्रिक्स बैंक की घोषणा होती है, ठीक है, जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पे हुआ है ये, तो ये फोर्ट लीजा घोषणा, यानी फोर्ट लीजा नाम का एक जगह था, वहीं पे ब्रिक्स बैंक का जो है गठन होता है। फिर अगला क्या है, 2024 में रूस कजान में 5 देश जो है उसको मान्यता दे दी जाती है, ठीक है। ये हमारा पृष्ठभूमि हो गया ब्रिक्स का। 5 लाइन में आप इसका पृष्ठभूमि तैयार कर लिए। पहला क्या दिए, पहला दिए साल 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओनील के द्वारा विश्व के 4 डेवलपिंग कंट्रीज के एक्रोनिम्स को यूज करके ब्रिक नाम दिया गया। 2006 में इसका औपचारिक गठन हुआ रूस के पिट्सबर्ग में। 2009 में पहला शिखर सम्मेलन हुआ यकातेनबर्ग में। फिर 2010 में दक्षिण अफ्रीका जुड़ा। 2014 में ब्रिक्स बैंक की स्थापना हुई और 2024 में जो कजान में सम्मेलन हुआ है वहां ब्रिक्स में 5 अन्य देश भी जुड़ गए हैं, ठीक है। और इस तरह जो है ब्रिक्स का फैलाव हो रहा है। ये इसका पृष्ठभूमि हो गया, ठीक है। अब ब्रिक्स की उपलब्धियों पे बात करना है ना, पृष्ठभूमि खत्म हो जाएगा। हो सकता है आपको पृष्ठभूमि पूछ दे, है ना। यही क्वाड का अगर पृष्ठभूमि पूछेगा तो क्वाड के लिए अलग यूज कीजिएगा, है कि नहीं। उसी तरीके से आप ब्रिक्स की पर वरुण आपको कुछ कहना है क्या। सर टोटल 10 कंट्री नहीं 11 कंट्री है सर, आफ्टर एडिंग इंडोनेशिया। 10 ही है भाई, है ना, एक निकल भी गया था, ठीक है, अर्जेंटीना निकला जी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी देखिए आज मैं आपको एग्जैक्ट ब्रिक्स नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आगे बिल्कुल सऊदी नहीं ज्वाइन किया था, मैं यही कह रहा था कि एक निकल भी गया था। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हम लोग जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो अप्रोच रखेंगे अपने आंसर में या अपने नोट्स में, जो हम लोग क्लास लेंगे उसमें भी तो इस तरीके से बात करेंगे, ठीक है। कोई मेंबर बना है नहीं बना है वो आप लोगों को जब नोट्स मिलेगा तो उसमें पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब हमने पृष्ठभूमि देख ली, हम लोग बैकग्राउंड भूमिका कैसे बनाएंगे, इंट्रोडक्शन कैसे बनाएंगे वो समझ लिए, इंपॉर्टेंस कैसे दर्शाएंगे वो 5 चीजों को डिनोट करके वो बता दिए। मैप का यूज करेंगे ये हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे उसकी उपलब्धियों पे, यानी कोई भी संगठन अगर बना है
है ना, अतीत में जब इसका निर्माण हुआ होगा और अभी 2024 तक 2025 तक ये संगठन आया है, तो कुछ ना कुछ इसका रिलेवेंस रहा होगा ना, कुछ चीज ये अच्छा किया होगा जिसके कारण अभी तक ये चला आ रहा है। तो उसका हम लोग कुछ ना कुछ चर्चा करेंगे, ठीक है, कि क्या क्या इसकी उपलब्धियां रही होंगी, चाहे G20 हो जाए, क्वाड हो जाए, ब्रिक्स हो जाए, जो भी है सबका हम लोग थोड़ा थोड़ा उपलब्धि देखेंगे, कुछ पॉइंट्स निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे ब्रिक्स की अगर उपलब्धियों की बात करें तो इसको हम लोग 4-5 सेक्शन में बांट लेंगे। जैसे आर्थिक उपलब्धि रहा होगा, ठीक है, इकोनॉमी के क्षेत्र में, कहीं ना कहीं भू राजनीति के क्षेत्र में भी रहा होगा, कहीं ना कहीं ना, यानी जियो पॉलिटिक्स में भी कोई रोल रहा होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसका कुछ रहा होगा, इनोवेशन में कुछ रोल रहा होगा, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंट को लेकर कुछ रहा होगा, क्लाइमेट चेंज को लेकर कुछ इसका रोल रहा होगा। इसके अलावा कल्चरल भी कुछ रहा होगा इसका रोल, है ना, कल्चर के डेवलपमेंट में, ठीक है। उसके बाद सुरक्षा को लेकर इसका कोई कुछ रोल रहा होगा। तो इस तरीके से 5-6 अलग अलग हम लोग पहले सब हेडिंग बना लेंगे और उसमें फिर क्या क्या उपलब्धियां रही होंगी कुछ याद आ जाए तो उसको जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे इकोनॉमी में यानी अर्थव्यवस्था में अगर इसके प्रमुख उपलब्धियों की बात की जाए तो क्या क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले न्यू डेवलपमेंट की स्थापना जो 2014 में हुई थी, ये इसका सबसे बड़ा उपलब्धि है, ठीक है। अब सिंपल पॉइंट अगर लिखना है तो ये लिख देंगे। वहीं अगर आपको इसको इलेबोरेट करना हो न्यू डेवलपमेंट बैंक को, तो इसके बारे में क्या कहा जा सकता है ना। कई बार क्या होता है ना, अगर शॉर्ट में लिखना है तो आप सीधा लिख देंगे कि 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई। लेकिन अगर आपको ये बड़ा क्वेश्चन लिखना है तो आपको इसको थोड़ा इलेबोरेट करना पड़ेगा। आप इसमें इलेबोरेट क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे कि 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई, जो वर्ल्ड बैंक तथा IMF के, है कि नहीं, उसके काउंटर के रूप में बनाया गया था, स्थापित किया गया था, उसके विकल्प के रूप में। समझ रहे हैं आप। तो इस तरीके से ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन की प्रकृति क्या है, ठीक है। अगर उपलब्धि नहीं पूछा है तो इसको हम शॉर्ट में लेके चलेंगे, लेकिन अगर उपलब्धि पूछा है तो इसको हम लोग डिटेल में लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या हुआ है, ब्रिक्स पे के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ब्रिक्स पे तो सदस्य देशों के मध्य भुगतान के निपटान के लिए ब्लॉकचेन पर आधारित ब्रिक्स पे के निर्माण पे बात हुई है, ठीक है। ये भी इसकी उपलब्धि रही है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं ये डॉलर के विकल्प में एक नई मुद्रा स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसका बात करेंगे। उसके बाद ये स्विफ्ट प्रणाली से अलग एक विकल्प का तलाश कर रहा है, इसका हम लोग चर्चा कर सकते हैं। ये सब इसकी आर्थिक उपलब्धियां हो गई। फिर भू राजनीतिक उपलब्धियों की बात करेंगे, जियो पॉलिटिक्स की, तो हम ये बात कर सकते हैं कि ब्रिक्स जो है ये एक ऐसे मंच के रूप में उभरा है जो IMF, वर्ल्ड बैंक या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में जो उसका संरचनात्मक व्यवस्था, उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन का, उसमें सुधार की वकालत करता है कि नहीं। ब्रिक्स जो है, चूंकि ये डेवलपिंग कंट्रीज का एक यूनियन है, तो डेवलपिंग कंट्रीज तो चाहेंगे ना कि ये UNO में कहीं ना कहीं उनकी प्रतिनिधित्व बढ़े, ठीक है। तो ब्रिक्स इसका बात करता रहता है, तो ये इसकी एक उपलब्धि हो जाएगी, आप इसको जोड़ेंगे इसमें, ठीक है। UNS, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें सुधार की बात करता है। इसके अलावा ब्रिक्स जो है ये ग्लोबल साउथ के, है ना, उसको एक वॉइस देता है ना, एक ऐसे मंच के रूप में आया है जो ग्लोबल साउथ की बातों को उठाता है, ठीक है। ये इसकी उपलब्धियां रही। इसके अलावा विज्ञान एवं नवाचार यानी इनोवेशन के फील्ड में क्या क्या ब्रिक्स के द्वारा उपलब्धि रही है, तो इसमें बात कर सकते हैं कि ब्रिक्स देश मिल के आपस में एक उपग्रह नेटवर्क स्थापित करने की बात कर रहे हैं, है कि नहीं। उसके अलावा स्वास्थ्य एवं महामारी, अभी हाल ही में कोरोना का टाइम गया है, तो इसमें साथ में मिलकर ये वैक्सीन डेवलप कर रहे थे। भारत के वैक्सीन मैत्री करके जो एक प्लान था, उसका आप इसमें चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। फिर जलवायु परिवर्तन पे अगर बात करेंगे तो इसमें लिख सकते हैं कि सदस्य देश जो है ये ग्रीन एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इन सब पहलों पे बढ़ावा देते हैं, इन सब पे मिलकर काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं। इसके अलावा 2030 तक जो है ब्रिक्स के सदस्य देश कार्बन उत्सर्जन की जो कटौती है उसको कहीं ना कहीं उस पर प्रतिबद्धता भी अपना जाहिर कर चुके हैं 2030 तक। तो ये भी कहीं ना कहीं एक उपलब्धि है ना कि ब्रिक्स के सारे देश मिलकर जो है ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, है कि नहीं। सही बात कह रहे हैं, वहां अलायंस फॉर ग्रीन, पता नहीं क्या टेररिज्म था या टूरिज्म था, ठीक है। फिर सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धियां रही हैं कल्चरल फील्ड में, तो इसमें क्या डालेंगे आप कि ब्रिक्स विश्वविद्यालय नेटवर्क की स्थापना की गई है, ठीक है। उसके बाद ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार फ्रेमवर्क का भी कार्यान्वयन 2015 से किया जा रहा है।
ठीक है, तो ये सारी उपलब्धियां रही हैं। सुरक्षा के क्षेत्र में बात कीजिएगा तो 14वां जो समिट हुआ था ब्रिक्स का 2022 में, इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय, ठीक है, इसको लेकर जो एक फ्रेमवर्क बना था, इस पे सदस्य देशों ने अपनी सहमति जाहिर की थी। यानी आतंकवाद को काउंटर करने के लिए भी ये लोग बात किए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ब्रिक्स की उपलब्धियां रही हैं। इसी तरीके से G20 की उपलब्धि की बात होगी तो वो हम लोग ढूंढेंगे, है कि नहीं, कि वो क्या क्या शुरू से अभी तक किया है। उसी तरीके से क्वाड शुरू से लेकर अभी तक क्या किया है ना, ये उसकी उपलब्धियां हैं। उसके बाद वर्तमान समय में ब्रिक्स की क्या प्रासंगिकता है, तो ये जो शुरू से की करते आ रहा है उसी में कुछ पॉइंट अगर आप जोड़ते चले जाते हैं तो वही उसकी प्रासंगिकता भी हो जाएगी। प्रासंगिकता क्या हो जाएगी, कह देंगे कि ब्रिक्स जो है वो आज भी एक ऐसे मंच के रूप में उभरा है जो यूनाइटेड नेशंस में, UNHC में वहां पे सुधार की बात कर रहा है। तो इसलिए ये प्रासंगिक है ना, क्योंकि अभी भी ये बात कर ही रहा है कि नहीं, इस तरीके से। उसके बाद आतंकवाद के लिए ये अपनी बात प्रतिबद्धता जाहिर करता है, ये भी एक उसका प्रासंगिकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ पॉइंट जोड़ेंगे तो ये प्रासंगिकता भी आपकी बन जाएगी। अब जो है हम लोग बात करेंगे कि ब्रिक्स के समक्ष चुनौती क्या क्या है। ठीक है, लास्ट पॉइंट यही होगा ना कि ब्रिक्स तो ठीक है, इसकी उपलब्धियां रही हैं, प्रासंगिक भी है, लेकिन क्या उसके सामने कुछ चुनौती भी है, क्या कुछ प्रॉब्लम्स भी रहे हैं क्या ब्रिक्स को लेकर, तो उसमें क्या क्या बात हो सकती है। सबसे पहला ये बात करेंगे कि ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं, जो 5 है, जो अब अभी वर्तमान में 10 हो गया है, सबसे बड़ा चुनौती तो यही है कि इसमें जितने भी देश हैं उन सब का जो आर्थिक हालात है वो बिल्कुल अलग अलग है। कोई बहुत डेवलप्ड है, कोई डेवलपिंग है, कोई अंडर डेवलप्ड है कि नहीं। जैसे भारत डेवलपिंग में है, साउथ अफ्रीका जो है रिसोर्स बेस्ड डेवलपिंग कंट्री है, रिसोर्स है लेकिन अभी पूरी तरह से उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये जितने भी देश हैं उन सब का जो आर्थिक स्थिति है वो अलग अलग है। G7 के साथ ये समस्या नहीं है। G7 में जितने भी देश हैं वो सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो वो जब कोई भी नीति बनाएंगे उसमें सारे देश एक साथ, है ना, एक स्वर में बात कर सकते हैं, लेकिन ब्रिक्स में ऐसा नहीं हो सकता है। ये सबसे बड़ी चुनौती आ गई आपको, है कि नहीं, समझ रहे हैं। चुनौती इसी तरीके से निकल कर। दूसरी चुनौती क्या हो सकती है, दूसरी हो सकती है भू राजनीतिक मतभेद। मतलब क्या है कि जितने भी ब्रिक्स के देश हैं उसका कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आपस में ही कुछ ना कुछ समस्या है। जैसे भारत और चीन का सीमा विवाद है, समझ रहे हैं इस बात को, भारत और चीन का सीमा विवाद है। तो एक तरफ ये अपना विवाद कैसे सुलझाएगा और एक मंच पे कैसे आएगा, ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा क्या है, यहाँ पे आप गौर करेंगे कि हाल में ईरान जुड़ा है और सऊदी जुड़ने वाला है कि नहीं, या जुड़ चुका है। तो अब इन दोनों का भी तो आपस में समस्या है। ठीक है, तो एक और ये बायलैटरल रूप में आपस में विवाद कर रहा है और एक संगठन के रूप में कैसे ये आपस में आ सकता है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं अगर कोई नीति बनती है तो आपस में टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए ये दूसरी चुनौती है। तीसरा क्या हो सकता है, ब्रिक्स में जो देश हैं, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज, उनका USA को लेकर जो है ना, अमेरिका को लेकर, UNO के लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। ठीक है, जैसे भारत है उसका USO को लेकर जो है एक अलग, है ना, अलग उसका रिलेशन है। वहीं चीन का एक अलग होगा, रूस का एकदम अलग है, समझ रहे हैं आप। इस तरीके से ईरान का बिल्कुल अलग है, सऊदी कहीं ना कहीं थोड़ा सपोर्ट कर देता है। तो ये भी एक समस्या है कि नहीं, कि सारे देश एक मत नहीं हो पा रहे हैं, ये बड़ी चुनौती है। और क्या है, अब आपने न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात की थी, न्यू डेवलपमेंट बैंक के कारण भी कुछ चुनौती आ गई है। क्या चुनौती है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक को IMF और वर्ल्ड बैंक इसके एक विकल्प के रूप में बनाया गया था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी भी न्यू डेवलपमेंट बैंक के पास वित्त की कमी है, पैसा ही नहीं है, लोन कैसे देगा। IMF के पास तो बहुत पैसा है, अब आप उसके विकल्प के रूप में लाए थे लेकिन पैसा ही नहीं है, तो ये भी एक चुनौती है भाई। ठीक है, दूसरा क्या है, व्यापार एवं मुद्रा संबंधी चुनौती। मतलब क्या है कि सभी देशों को मिलकर जो है वो एक अलग मुद्रा को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सदस्य देश हैं उसके बीच आपस में ट्रेड और बढ़ सके। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं डॉलर जो इन सब पे हावी हो जा रहा है। ठीक है, तो सारे देश जो है ये मिलकर ये बात नहीं कर पा रहे हैं कि हमें डॉलर यूज करना है कि एक अलग मुद्रा बनानी है। अलग मुद्रा बनानी है तो उसका क्या व्यवस्था होगा। ठीक है, आपस में सहमति नहीं बन पा रही है, ये एक चुनौती है। ठीक है, उसके बाद वैश्विक संगठनों में जो सुधार करने की बात मांग उठाता रहा है ब्रिक्स। ठीक है, जैसे UNO में सुधार की बात उठाता रहा है, लेकिन ब्रिक्स के सदस्य देश ही कहीं ना कहीं
इस सुधार को नकारते भी रहे हैं। जैसे रूस जो है भारत को सपोर्ट करता है कि इसको परमानेंट मेंबरशिप मिले, लेकिन चीन जो है इसके विरोध में आ जाता है। तो दोनों तो ब्रिक्स का ही सदस्य है, लेकिन ये आपस में मतभेद हो जाता है इस परिस्थिति में। तो ये भी ब्रिक्स के बीच में चुनौती है, ठीक है। उसके अलावा जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को लेकर क्या चुनौती है ये समझिए। आप गौर कीजिए कि रूस जो है एक डेवलप्ड कंट्री है ब्रिक्स के अंदर ही, ठीक है। वहीं चीन जो है वो डेवलपिंग है, भारत डेवलपिंग है। ऐसे में रूस जो है वो डेवलप कर चुका है। तो अब ऐसी स्थिति में अगर वो कहेगा कि नहीं बिल्कुल अभी से जलवायु परिवर्तन को लेकर कठोर नीति अपनानी चाहिए, तो क्या भारत अपना सकता है? क्या भारत नहीं अपना सकता है ये? क्योंकि भारत को अभी डेवलप भी करना है। डेवलप करेगा तो उसको जो है कार्बन इमिशन करना ही पड़ेगा। यानी अगर उसको डेवलप करना है कार्बन इमिशन करेगा, और इसके लिए क्या हो सकता है, जलवायु परिवर्तन को काउंटर करने के लिए वो फेज आउट कर सकता है, धीरे धीरे कार्बन इमिशन को कम कर सकता है, ठीक है। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है, ठीक है। उसके अलावा वर्तमान में ब्रिक्स में जो विस्तार हुआ है वो भी कहीं ना कहीं चुनौती भरा है, क्योंकि पहले से ही जो 5 देश थे वही आपस में एक समन्वय स्थापित नहीं कर पा रहे थे, आपसी मतभेद वही नहीं खत्म हो पा रहा था। तो अभी हाल फिलहाल में जो नए देश जुड़ गए हैं, ईरान है, सऊदी है, इन सब की समस्याएं होंगी अपनी अपनी, और ये भी अगर ब्रिक्स में जुड़ जाती है तो फिर ब्रिक्स संगठन पे एक संगठन के रूप में जो प्रासंगिकता है वो कहीं ना कहीं खो सकता है, कहीं ना कहीं उसमें समस्याएं आ सकती हैं, ठीक है। तो ये आपको ब्रिक्स एज अ होल हो गया, ठीक है। लेकिन हमने एक पॉइंट मिस कर दिया, कजान सम्मेलन, ठीक है, कि हाल में क्या क्या बातें हुई। हम लोग शुरू यहीं से किए थे, है कि नहीं, कि वर्तमान में क्या क्या बातें हुई हैं उस पे हमने आपस में अभी हाल फिलहाल में दुनिया में क्या सब चल रहा है इस पे बात किए थे। लेकिन अब हम कुछ पॉइंट आपको बता देते हैं कि क्या क्या बातें हुई थी कजान में। सबसे पहला बात क्या हुआ, ठीक है, सबसे पहला हुआ बहुपक्षवाद पर बात हुआ है, ठीक है। यानी समूह के जितने भी देश हैं उन्होंने कजान घोषणा पत्र में जो बात कही गई है, ठीक है, क्या बहुपक्षवाद की, कि अब दुनिया जो है उसको बहुपक्षवाद की तरफ ले जाना है, ठीक है। सबसे बड़ी घोषणा ये कही गई, यानी इस पे सारे देशों ने अपनी सहमति जाहिर की है। इसके अलावा भू राजनीतिक संघर्ष जो इजराइल हमास युद्ध है, या यूक्रेन रूस का जो युद्ध चल रहा है, या मिडिल ईस्ट में जो समस्याएं चल रही हैं, इन सब का जो है, ठीक है, शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए, इसको लेकर जो है प्रतिबद्धता जाहिर की है, ठीक है। यही गोलमोल बात है, ठीक है। जो मैंने शुरू में बोला था ना कि एक बार आप पूरे वर्ल्ड लेवल पे समझ लेंगे कि क्या इशूज चल रहे हैं, वही 5-6 इशूज हैं। वही सारी बातें जो है ना यहाँ पे कजान में भी की जाएंगी, वही सारी बातें क्वाड के विल्मिंगटन में की जाएंगी, वही सारी बातें आपको G20 ब्राजील वाले में भी की जाएगी। बात सेम रहेगा, हल्का फुल्का चेंज रहेगा, वो आपको समझना है, ठीक है। फिर और क्या बात हुआ है ब्रिक्स में, तो सदस्य के जो समूह के जो देश हैं वो आपस में आर्थिक सहयोग को लेकर प्रतिबद्धता जाहिर किए हैं। उसके लिए स्थानीय मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा देने की बात किए हैं, ठीक है। ब्रिक्स देशों के बीच अनाज एक्सचेंज को लेकर बात की है, ठीक है, अनाज एक्सचेंज करेंगे लोग। इसके अलावा सीमा पार भुगतान प्रणाली जैसे कुछ व्यवस्था बनाने पर जो है कुछ आगे काम करेंगे, ठीक है। इस पे भी ये लोग बात किए हैं कि कुछ हम लोग संभावना तलाशेंगे कि आपस में कुछ अलग ट्रेड हो सकता है क्या, है ना, डॉलर के मुकाबले, है ना, बिना डॉलर यूज किए हुए, ठीक है। फिर वित्तीय संरचना में सुधार का ये लोग समर्थन किए, ठीक है। भारत का जो एक यूपीआई मॉडल है इसकी चर्चा हुई है, ठीक है। भारत की जो आप इसको इसमें डालना पड़ेगा, मस्ट है, क्योंकि भारत इसमें स्टेक है इसका यूपीआई को लेकर, और ब्रिक्स देश जो है इस पर चर्चा किए हैं कि क्यों ना है कि यूपीआई जैसा कुछ तंत्र बनाया जो बाकी जितने भी देश हैं उसमें भी इसको लागू किया जाए, इस पे चर्चा हुई है। उसके बाद सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता हुई है। सतत विकास में क्या क्या आ जाएगा, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा, महामारी को लेकर तैयारी, इन सब चीजों को लेकर जो है प्रतिबद्धता जाहिर किए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हो गई कजान घोषणा पत्र की प्रमुख बिंदुएं हो गई, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या बात किया, हम लोग समग्र रूप से ये बात करने की कोशिश कर रहे थे कि एक संगठनात्मक प्रश्न आ जाए, है ना, G20 ब्रिक्स क्वाड इन सब से जुड़ा हुआ, तो क्या अप्रोच लेंगे। सबसे पहले हमने भूमिका पे बात की थी। भूमिका में क्या बात करेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या पहलू रहा है, ठीक है, क्या वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज का ग्रुप है, क्या वो डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप है, ठीक है, वो किस तरीके का ग्रुप है उसको डालेंगे। वो किस क्षेत्र के लिए काम कर रहा है, क्या वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए काम कर रहा है,
है ना, क्या वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर काम कर रहा है, किस चीज के लिए काम कर रहा है, उसको डालेंगे, ये सारी भूमिका बन जाएगी। फिर हम लोग मैप बनाएंगे, मैप में सारे सदस्य देशों को चिन्हित करेंगे, फिर उसका महत्व दिखाने के लिए कुछ आंकड़े प्रस्तुत करेंगे, जिसमें हम लोग क्या क्या बात करेंगे, पॉपुलेशन की बात करेंगे, जीडीपी की बात करेंगे, कितने क्षेत्र है वो बात करेंगे, ट्रेड की बात करेंगे, कार्बन इमिशन की बात करेंगे। इतना करने के बाद उसकी कुछ पृष्ठभूमि रही होगी उसका बात करेंगे, फिर वर्तमान में उसकी क्या उपलब्धियां रही हैं इस पे बात करेंगे, और हाल फिलहाल में क्या उसकी चुनौती है ये बात करेंगे। ठीक है, और बाकी रिसेंट में जो उसका मीटिंग हुआ है, ठीक है, उस पे क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आए हैं उसका एक आप लिस्ट बना लेंगे, ये सारी चीजें मिला के आपको एक बेहतरीन आंसर तैयार कर देगी। ठीक है, तो ये हमारा जो है ब्रिक्स के आसपास एक चर्चा है, इस पे हम लोग एक एक करके संगठन पे धीरे धीरे, ठीक है, एक लिस्ट तैयार कर लेंगे कि हमें बात किन किन चीजों पे करनी है और उस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, लेकिन आज मैंने जो फ्रेम आपको बताया है, आप अपने तौर पे भी अगर प्रयास करना चाहते हैं तो इस ही पद्धति पर जो है आप तैयार करेंगे। ठीक है, ये सारे डायमेंशंस आप लोग ढूंढने की कोशिश कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं ये कहूंगा, कुछ पढ़ने से पहले, कुछ समझने से पहले आप मंथन कीजिए, खुद विचार कीजिए। इतना आइडिया तो आपको होगा ना, आपने पीटी पास किया है तो आपको इतना आइडिया होगा, ये संगठन है कहीं ना कहीं बना है, तो इन संगठन के बारे में आपको कुछ कुछ आइडिया होगा कि इसकी प्रकृति क्या है, किस क्षेत्र में काम कर रहा है। ठीक है, उसको आप चिन्हित करें, उसको इकोनॉमी में, ठीक है, जियो पॉलिटिक्स में, ट्रेड में, अलग अलग डायमेंशंस में डालिए, क्या क्या बात किया जा सकता है उसका एक लिस्ट बनाइए, और वही चीजें आप अपने आंसर में यूज कर दीजिए। ठीक है, ये बेस्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बिल्कुल सर। जी सर, है ना, ओवर हो गया है, लगभग समय भी हो गया सर। जी जी, ठीक है। आप लोगों को अगर कुछ क्वेरी है, कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। बताइए कैसा लगा क्लास, पहले ये तो बताइए, उसके बाद फिर क्वेरी लेंगे। बहुत अच्छा सर। अच्छा लगा, समझ में आया बात? जी सर, पूरा फ्रेम समझ में आ गया। बिल्कुल, तो आगे अब किसी भी तरीके का संगठन आएगा, लिखना इसी तरीके से है। जी सर। आप समझ सकते हैं कि एक टीचर आपको सिर्फ 1 घंटा ब्रिक्स पे बोल सकता है, तो आप 10-20 मिनट लिख तो सकेंगे ही। जी सर। अभी तो इसी तरीके से आपको लिखते चले जाना है, और हर संगठन को धीरे धीरे डिटेल में समझा दिया जाएगा तो आप पूरा लिख लेंगे, फिर कहीं करंट अफेयर में कोई समस्या बचेगी नहीं। ठीक है, चलिए फिर शनिवार को टेस्ट होगा आपका। टेस्ट का शेड्यूल जो पॉलिटी का है वो अपलोड कर दिया गया है, लक्ष्मीकांत से उसे पढ़ के आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो बिहार के कुछ सेक्शंस हैं पॉलिटी में वो बता दिया जाएगा आपको। सर एक सवाल पूछना था।